आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे। ये है शरद पवार। और मुझे लगता है कि देश की राजनीति की जब बात होती है और देश के राजनेताओं की जब बात होती है तो शरद पवार को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि एक पावरफुल नेता माने जाते हैं शरद पवार। और आप देखिए कि एक लंबे समय से राजनीति में इनका दबदबा बना हुआ है। तो कुछ पिक्चर और आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग शरद पवार के बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं। ये आप देखेंगे शरद पवार की बेटी है, और ये भी आप देखेंगे उनकी बेटी है, और शरद पवार के भतीजे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शरद पवार के बारे में। तो शरद पवार का जन्म होता है 12 दिसंबर 1940 को। कहाँ होता है? महाराष्ट्र के पुणे में इनका जन्म होता है। एक बार आप लोग महाराष्ट्र को देख लीजिए और महाराष्ट्र के बारे में एक सामान्य जानकारी जान लीजिए। देखिए आपको ये देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, इसकी राजधानी मुंबई है। यहाँ अगर आप लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो 288 हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। एक बड़ा राज्य है, आप समझ रहे हैं। और इसलिए आप देखिए कि महाराष्ट्र काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है राजनीति की दृष्टि से भी। तो 1940 में इनका जन्म होता है। और आप सभी जानते हैं कि 1940 में हम लोग एक तरह से उस समय अंग्रेजों के अधीन था, हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था। तो आज़ादी के पहले ही शरद पवार का जन्म हो चुका था। शरद पवार के पिता का नाम गोविंद राव पवार था और वह बारामती के कृषक सहकारी संघ में काम करते थे। शरद पवार की माता की बात करें तो शारदाबाई पवार इनकी माता का नाम, और शरद पवार की माता पिता की 11 संतानें थी, आप समझ रहे हैं। और शरद पवार की पत्नी का नाम प्रतिभा पवार, और दोनों की एक बेटी है। शरद पवार की बेटी का नाम है सुप्रिया सुले, वह सांसद हैं, आप जानते हैं, लोकसभा सदस्य हैं। और शरद पवार ने बारामती के सरकारी स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की, और इसके बाद उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय के BMCC कॉलेज से पढ़ाई की आगे की। तो याद रखिए इनकी एक ही संतान है, वो बेटी है। और इनकी एक बड़ी रोचक कहानी है। इन्होंने अपनी पत्नी के सामने एक शर्त रखी हुई थी, उस पर हम लोग आगे चल के बात करेंगे जरूर। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और एक इनके बारे में इंटरेस्टिंग कहानी है कि डॉक्टरों ने कह दिया था कि आप जो भी जरूरी काम हो आप 6 महीने के अंदर निपटा लीजिए, क्योंकि 6 महीने तक आप जिंदा रह पाएंगे। और आप देखिए कि उन बीमारियों को हरा के निकले हुए हैं, और इसीलिए इनकी चर्चा काफ़ी होती रहती है। इनके अगर हम लोग राजनीतिक जीवन की बात करें शरद पवार की, तो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री और आधुनिक महाराष्ट्र के शिल्पकार कहे जाने वाले यशवंतराव चौहान को शरद पवार का राजनीतिक गुरु माना जाता है। और शरद पवार ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी, और उन्होंने साल 1967 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बारामती विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। और इसके बाद साल 1978 में शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और जनता दल के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में सरकार भी बनाई थी। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, देखिए 1947 में हमें आज़ादी मिलती है, उसके कुछ सालों तक आप देखिए कि कांग्रेस का एक छत दबदबा रहता है। और आप देखिए एक ही मात्र पावरफुल पार्टी थी, कांग्रेस ही पार्टी थी। तो जितने भी उस समय के नेता हुए वो सभी पार्टी कांग्रेस ही पार्टी से निकले हुए थे। लेकिन 1978 में आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, और 1975 से 77 तक लगा रहा। बड़े बड़े नेताओं को आपने देखा होगा जेल में डाल दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। उसके एक साल बाद शरद पवार कांग्रेस को छोड़ देते हैं। और आप देखिए 1977 में जब आप चुनाव हुए इमरजेंसी के बाद, तो आप देखेंगे कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हार गई थी, और इंदिरा गांधी भी अपनी सीट हार चुकी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं शरद पवार, और साल 1980 में इंदिरा गांधी ने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर दिया। और साल 1983 में शरद पवार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोशलिस्ट के अध्यक्ष बने। इसके बाद शरद पवार बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। और आप सभी को एक और जानकारी दे देता हूं, अगर आप लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ना है, विधायक का चुनाव लड़ना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और अगर देखिए इनका चुनाव कैसे होता है विधायकों का, आपकी अगर उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और लोकसभा सदस्य की बात करें तो अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आप लोग लोकसभा का भी चुनाव लड़ सकते हैं।
इसमें भी आप देखिए 18 साल के जो लोग हो चुके होते हैं उनका मतदाता सूची में नाम जुड़ जाता है, वही वोट करते हैं लोकसभा सदस्य के लिए। हालांकि 1985 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद शरद पवार ने संसद पद से छोड़ दिया और विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। फिर आप देखेंगे साल 1987 में शरद पवार वापस कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं और साल 1988 में उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाता है और साल 1990 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद निर्दलीय विधायकों के समर्थन से शरद पवार एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी की हत्या के बाद शरद पवार का नाम भी प्रधानमंत्री के दावेदारों में था। आप समझ सकते हैं कि इससे आप लोग उनकी पोजीशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप देखिए कि राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है तो उसके बाद इनका भी प्रधानमंत्री बनने की रेस में नाम था। लेकिन कांग्रेस के संसदीय दल ने नरसिंह राव को अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना और शरद पवार रक्षा मंत्री बनाए गए। और साल 1993 में जब महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकर राव नायक ने पद छोड़ा तो शरद पवार को फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। हालांकि साल 1995 में विधानसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने कांग्रेस पार्टी को हरा दिया और आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक लंबे समय तक शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन पार्टी का मुख्यमंत्री रहता है और शरद पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था और शरद पवार महाराष्ट्र की विधानसभा में विपक्ष के नेता बन जाते हैं। फिर आप देखेंगे साल 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज करी और बाद में शरद पवार विधानसभा से त्यागपत्र दे और 12वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता चुने जाते हैं। साल 1999 में जब वो 12वीं लोकसभा भंग कर दी गई तब शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का होने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस छोड़ दी थी और तारिक अनवर व पीए संगमा के साथ मिलकर उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। और साल 1999 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और शरद पवार को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा, जिसके तहत विलासराव देशमुख को मुख्यमंत्री और छगन भुजबल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर आप देखेंगे साल 2004 आता है। इसमें लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस वापस सत्ता में आई तो शरद पवार को मनमोहन सरकार में कृषि मंत्री बनाया गया। इसके बाद साल 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार मनमोहन सरकार में कृषि और उपभोक्ता मामलों के साथ साथ खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण में केंद्रीय मंत्री बनाए गए। इसके अलावा शरद पवार साल 2005 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के और साल 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी बने। 2012 में उन्होंने सन 2014 का लोकसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान भी किया था ताकि युवा चेहरों को मौका मिले और 2014 में पवार राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। फिर आपने देखा होगा कि 2020 में भी पवार को राज्यसभा के लिए फिर से चुन लिया जाता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है और राज्यसभा का सदस्य का एक तरह से चुनाव होता है, आपके विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जनता इन्हें नहीं चुनती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अभी वर्तमान में शरद पवार साहब राज्यसभा में सदस्य हैं, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर इनका खेल कूद में भी काफ़ी दिलचस्पी रही है और इनके प्रशासन से भी कई बार जुड़े रहे हैं और संगठनों के मुखिया भी रह चुके हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़े रहे हैं, महाराष्ट्र कुश्ती एसोसिएशन, महाराष्ट्र कबड्डी एसोसिएशन, महाराष्ट्र खो खो एसोसिएशन, महाराष्ट्र ओलंपिक्स एसोसिएशन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के उपाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं और इनसे कुछ विवाद भी जुड़े रहे हैं। शरद पवारों का माना जाता है कि विवादों से पुराना नाता है। शरद पवार के राजनीतिक जीवन में समय समय पर विभिन्न विवादों में उनका नाम भी रहा है। उन पर भ्रष्टाचार, अपराधियों को बचाने, स्टाम्प पेपर घोटाले, जमीन आवंटन विवाद जैसे मामलों में शामिल होने का आरोप भी लगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का नाम कई बार विवादों में भी रहा है। अब्दुल करीम तेलगी ने शरद पवार को लगभग 600 अरब रुपए के स्टैंप घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। 2007 में आप देखेंगे गेहूं आयात में हुए हजारों करोड़ों की धांधली में बीजेपी ने तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार के इस्तीफे की मांग भी की हुई थी। 2009 में चीनी और 2011 में प्याज के दामों को लेकर भी शरद पवार को आरोपों का सामना करना पड़ा और शरद पवार का आरोप लगा कि उन्होंने आयातकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए इन खाद्य सामग्रियों के दामों में वृद्धि की थी। एक बात और क्लियर मान लीजिए आप लोग
जब आप लोग इस तरह के किसी पद पर होते हैं, राजनीति में या किसी और क्षेत्र में होते हैं, तो आपको लोग पसंद करने वाले भी होते हैं, आपको नापसंद भी करने वाले होते हैं, आपके प्रशंसक होते हैं, आपके आलोचक भी होते हैं। तो हर नेता के साथ इस तरह का रहा। इनके बारे में जो दो हमने इंटरेस्टिंग पॉइंट बताए हुए थे उन्हें देख लीजिए। इन्होंने एक बार इंटरव्यू में इन दोनों घटनाओं का उल्लेख किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर ने जब शरद पवार से कहा कि 6 महीने तक आप जिंदा रहेंगे, एक घटना क्या थी, आखिर क्यों कहा था ऐसा। एक प्रोग्राम में पवार ने बताया कि 2004 की लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कैंसर का पता चलता है। और आप सभी जानते हैं कि पहले कैंसर के इलाज को लेकर बड़ी भ्रामक जानकारियां लोगों के पास रहती थी कि कोई इलाज नहीं है कैंसर का। आजकल तो आप देखिए हर रोग का, हर बीमारी का इलाज हो चुका है। तो ये इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए। वहाँ के डॉक्टरों ने भारत के ही कुछ एक्सपर्ट के पास जाने को कहा और एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहने के दौरान 36 बार रेडिएशन का ट्रीटमेंट लेना था। यह बहुत ही दर्दनाक होता था। सुबह 9 से 2 बजे तक शरद मिनिस्ट्री में काम करते थे और फिर 2:30 बजे अपोलो हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी लेते थे। उसके बाद दर्द इतना होता था कि घर जाकर सोना ही पड़ता था। इसी दौरान एक डॉक्टर ने उनसे कहा कि जरूरी काम पूरे कर लें, आप सिर्फ 6 महीने और जी सकेंगे। पवार ने डॉक्टरों से कहा कि मैं बीमारी की चिंता नहीं करता, आप भी मत करो। पवार ने लोगों को नसीहत दी कि कैंसर से बचना है तो तंबाकू का सेवन तुरंत बंद कर दें। और आप सभी जानते हैं कि ये कैंसर को हरा के बाहर आ चुके हैं और अभी स्वस्थ हैं। इन्होंने पत्नी के सामने जब इनकी शादी होती है तो कहते हैं कि इन्होंने एक शर्त रखी थी। ये भी आपको बता दूं कि शरद पवार ने एक इंटरव्यू में ही ये बात कही हुई है। शादी से पहले उन्होंने अपनी पत्नी प्रतिभा पवार के सामने एक ही संतान पैदा करने की शर्त रखी थी कि एक ही बच्चा पैदा करेंगे, चाहे वो आप देखिए लड़का हो या फिर लड़की हो। इसके बाद आप जानते हैं कि 23 जून 1969 को पुणे में सुप्रिया का जन्म होता है। सुप्रिया सुले, जिसे आप लोग जिन्हें जानते हैं ना, लोकसभा सदस्य हैं वर्तमान में, तो इनका जन्म होता है। और 44 साल पहले यह निर्णय लेना काफ़ी कठिन हुआ करता था, लेकिन उन्होंने यह करके दिखाया। और अभी भी आप लोग सभी जानते हैं कि उनकी एक ही क्या है, बेटी है। और इसी तरह की खुली सोच के परिवार में जन्म लेने वाली सुप्रिया को बचपन से ही अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी मिली। परिवार की ओर से कभी कोई दबाव भी नहीं रहा है, चाहे वह शिक्षा हो या फिर शादी का मामला हो। और मुझे लगता है कि उस समय तो आप देखिए और बेटे का चलन होता था, पितृ सत्तात्मक समाज था कि पिता के बाद अगर आप देखिए पुत्र नहीं है किसी परिवार में तो मानते थे कि इसका क्या होगा। आज भी आप देखिए, इसीलिए आप देखिए कि क्या अभी भी बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता था, लेकिन शरद पवार ने ऐसा नहीं किया। तो ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि नेता अगर इस तरह के कदम उठाते हैं तो अच्छा संकेत जाता है समाज में। तो यही कहानी रही है शरद पवार की। आप भी बताइए, अगर किसी और के बारे में बात करनी है तो उसके बारे में भी हम लोग बात करते रहेंगे। ठीक है।